नमस्कार दोस्तों, जयंत कैसे हो भाई। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 6 की राजस्थान भूगो इतिहास। राजस्थान अध्ययन है जिसमें अपना तीसरा चैप्टर चलेगा। ये वाला राजस्थान का इतिहास यानी इतिहास जानने के स्रोत पढ़ेंगे आज। ठीक है, अच्छी तरीके से। ये आपकी क्लास रहेगी अच्छी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और ये रहेगी आपकी आरपीएससी और आरएसएसबी के नीचे जितनी भी भर्तियां आती है उनमें जीके के लिए बेस्ट किताब रहेगी राजस्थान का अध्ययन। और राजस्थान के अध्ययन में आज का है अपना टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत, कक्षा 6 का तीसरा। इससे पहले 2 अध्याय अब पूरे कर चुके हैं, तीसरा देखो भाई आप। और क्वेश्चन देखो है इतिहास जानने के स्रोत। सीधा सीधा लिखा है इसके अंदर कि प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है भाई। यानी प्राचीन काल में इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत है जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। क्योंकि इस लेसन के अंदर हम 2 स्रोत पढ़ेंगे, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत। तो यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, कहेगा कि प्राचीन काल में इतिहास के अध्ययन में हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता था या होता है। दूसरा कथन लिखेगा कि इतिहास जानने के अनेक स्रोत है जिन्हें मुख्यतः हम 2 भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अब देखो अपने पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, पुरातात्विक स्रोत तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं, स्तंभों को समझने सहयोग मिलता है। यानी प्राचीन काल के भी जितने भी अवशेष है या वे स्थान या घटनाएं जिनको समझने में सहयोग मिलता है उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। प्रश्न आएगा कि निम्न में से प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हम स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर आएगा पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृतियां हैं, उत्खनन है। इनसे प्राप्त जो सामग्रियां होती है इनसे तत्कालीन जीवन को समझा जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत ऐसे जैसे अभिलेख हो गई, कोई मुद्रा हो गई, कोई स्मारक है, कोई कलाकृतियां हैं, या उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियां होती है। और जो हमें मिलेगी उत्खनन से या कलाकृतियां या स्मारक या मुद्रा या अभिलेख से, तो ये उस समय की जो जनजीवन था उसको समझने में हमारे सहयोग करेंगे। अब हम संक्षेप में देखेंगे कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है। तो अभिलेख आएगा भी सबसे पहले। क्या आएगा? अभिलेख ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाएं होती है, ये पाषाण शिलाओं, ये पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं। स्तंभ, भवन, गुफा यानी गुफाओं की दीवारें होगी, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलेंगे। यानी जो शिलालेख होते हैं वो हमें शिलालेखों यानी पत्थरों की पट्टिकाएं हो गई, पत्थरों के बड़े बड़े खंड हो गए, स्तंभ हो गए, भवन हो गए, गुफाओं की दीवारें हो गई, मूर्ति प्रतिमाओं के स्तूप हो गए, मठों हो गए, आपके तालाब हो गए, खेत हो गए, खड़ी जो शिलाएं होती है ताम्र पत्थरों पर या उत्कीर्ण किए हुए ये अपने को मिलेंगे। अब क्या है कि अभिलेखों की उपयोगिता क्या है? देखो अभिलेखों की उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं, गद्य, पद दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन
कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। और साथ में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, जो प्रशंसा में लिखे जाते हैं उन अभिलेखों को क्या कहा जाता है भाई? प्रशस्ति कहा जाता है, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ो भाई। प्रमुख अभिलेख देखो कौन कौन से हैं। प्रमुख अभिलेखों की बात करें अपने तो नगरी अभिलेख आएगा, कसवा अभिलेख आएगा, पटियाला नहीं घटियाला अभिलेख आएगा, किराड़ू अभिलेख है, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख है, सोमाली शिलालेख आदि से राजस्थान के धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्य दान, राजनीति, सीमा की जानकारी आदि प्राप्त होती है। यानी ये जो अभिलेख है, यानी प्रमुख जो अभिलेख है, जैसे नगरी अभिलेख हो गया, कंसुआ अभिलेख हो गया, घटियाला अभिलेख हो गया, किराड़ू अभिलेख हो गया, नानसा और बरनाला यूप यानी स्तंभ लेख है, सामोली अभिलेख है, शिलालेख है आदि राजस्थान के धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमाएं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आपको टू दी लाइन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो प्रश्न का ट्रेंड है वो है स्टेटमेंट के, तो लाइन पूरी आती है लिखी हुई और ये पूछता है कि ये इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा गलत है, या 3 कथन दे देगा, दोनों सही है, एक सही है, इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाता है। तो आपको सारे आने चाहिए भाई, ठीक है। ओके सर, आगे देखो। उदाहरण स्वरूप हम देखें, घटियाला का जो अभिलेख है इसमें हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। जो विजोलिया शिलालेख है इससे हमें चौहान जो राजपूत थे उनकी जानकारी हमें मिलती है भी, ठीक है। तो हमें पूछ सकता है कि प्रतिहार जो शासक थे या वंश थे, प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। और चौहान जो राजपूत थे, चौहान का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन या इतिहास, चौहानों का इतिहास हमें जानने के लिए किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो बिजोलिया से होता है, ठीक है। एक आता है चिरवा शिलालेख, इसमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस शिलालेख से हमें प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर आएगा चिरवा शिलालेख। कौन सा? चिरवा शिलालेख आ जाएगा भाई, चिरवा। ओके, याद रखना भाई, ठीक है। आगे देखो आपने स्मारक, आगे क्या है? स्मारक है, ठीक है। ये देखो स्मारक का चित्र दिया हुआ है, कक्षा 6 की बुक है ये। और स्मारक देखो, स्मारक की बात करें आप तो राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है भाई। प्रश्न आए कि निम्न में से राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में प्रमुख है दुर्ग। इनमें आप कह सकते हैं चित्तौड़ का दुर्ग आ जाएगा, जालोर का, गागरोन का, रणथंभौर का, ठीक है। किसका? रणथंभौर का आ जाएगा। उसके अलावा आमेर है, मेहरानगढ़ है, तारागढ़ है, कुमलगढ़ है आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है भाई। इनके अलावा भवन है, राजप्रसाद, ये जो महल होते हैं उनको कहते हैं, सार्वजनिक भवन आ जाएगा, स्नानागार आ जाएगा, जनसाधारण के घर आ जाएंगे जो लोगों की सभाएं होती थी, विहार आ जाएंगे, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप, ये आदि स्मारक है सारे सारे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनसे हमें प्राचीन काल की जानकारी है वो मिलती है। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं स्मारक भाई। अच्छी बात है ना कि निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे प्रश्न आ जाए और लिखा आ जाए कि राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है और इनमें महत्वपूर्ण है चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर आदि, ठीक है। कथन 1 हो गया। कथन दूसरा ये लिख सकता है कि ये जो स्मारक है तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। तो कथन दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों में। इसी प्रकार से मैं आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी राजस्थान की अध्ययन की बुकें हैं वो करवा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर रोज आपको 9 बजे क्लास मिलेगी। देखो मुद्राएं, देखो मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों, प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातुओं की शुद्धता, नापतोल आदि हमें इस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान मुद्राओं से होता है।
सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति का सूचक भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिक्के हैं वो राज्य एवं शासक की शक्ति का सूचक होते हैं भाई। जो शासक पहले होता था वो अपने नाम के सिक्के जरूर चलाता था, ठीक है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये शासक है वो शक्तिशाली है, ये राज्य भी शक्तिशाली है। जैसे हम बात करें कुछ सभ्यताएं दी हुई है। आहड़, कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ है, रेड है, विराट है, रंगमेल है, सांबर है, ठीक है। उसके अलावा सांबर के अलावा देखो सुखाड़ियाँ, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालवों, चौहान, भूहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मुद्राएं थी, अपनी मुद्राएं पूरी हो गई है। अब देखो आगे, अब आती है बर्तन और कलाकृतियां। बर्तन और कलाकृतियां देखो भाई, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियां प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाच, गोखड़ होते हैं, एक बड़े बड़े जो किवाड़ होते हैं, देखा होगा आपने, बड़े बड़े दरवाजों में लगे होते हैं, उनमें कलाकृतियां की हुई होती है। कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्द भांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के काल कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, ये नीम का थाना में सभ्यता है कि ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर में आपको पता है कि ये तांबे से संबंधित सभ्यता है, तांबे के अवशेष मिले हैं यहाँ। और जोधपुर, ये जोधपुरा सभ्यता, ये जयपुर में, नोहो भरतपुर में, यहाँ से काले और लाल मर्द भांड मिले हैं। आहेड़ एवं गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है भाई। ये राजस्थानी कुछ सभ्यताएं हैं जहाँ से कुछ अपने को मिला है। अब आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र कह दो या इनको हम क्या कह सकते हैं? दान पत्र। क्या कह सकते हैं भाई? इनको हम कह सकते हैं दान पात्र भी कह सकते हैं। ताम्रपत्र कह दो या दान पात्र कह दो। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। यानी तांबे के जो पत्थर होते हैं उन पर लेख खोदे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, त्योहार, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रश्न आ जाए आपसे कि हमें शासक काल, भाषा, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकारों आदि का पता किस स्रोत से मिलता है? जो पुरातात्विक जो स्रोत है वो ताम्र है। उस पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी ये प्राप्त होती है। आगे देखो भाई, स्रोत, पुरातात्विक स्रोत पूरे हो गए। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर कर दो भाई, ठीक है। इसमें कुछ आपका जाता नहीं है। साहित्यिक स्रोत देखो, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने के वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर में जैनायकृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि 12वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर में जैनकृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूरी कृत अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय के सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी
मिलती है इस प्रकार के स्टेटमेंट। अब आरपीएससी और आरएसएस भी बहुत पूछती है, तो पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है भाई, तो अपना भी आप स्टैंडर्ड बढ़ा लो। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अंचलदास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ कृत, कान्नड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत, दलपत विलास, खिड़कियां जगाकृत और वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विशेषज्ञ साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीखां इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है भाई। ठीक है, ये सारे साहित्य हैं, इनसे में मध्यकालीन है, आधुनिक इतिहास, उनके आधुनिक इतिहास तो मॉडर्न इतिहास है ना। ठीक है, आगे देखो। कर्नल जेम्स टोड कृत एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्य मिश्रण को वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। ठीक है, यानी कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें पश्चिमी भारत की यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है हमें। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास द्वारा लिखी वीर विनोद विश्वेश्वर नाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास का ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है सर। आगे देखो, ये कर्नल जेम्स टोड है, ये महोपाध्याय गौरीशंकर जी हरिचंद्र ओझा है, ये कविराज श्यामलदास जी है भाई। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अब देखो, अब इससे कुछ शब्द आए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमने अभिलेख आया था, तो ताम्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाएगा। उत्खनन खुदाई होती है, मर्द भांड मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, ओके सर। कुछ प्रश्न देखो, वंश भास्कर के लेखक अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन है भाई? वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण आ जाएगा। उसके बाद कविराज श्यामलदास कृत पुस्तक, तो इस पुस्तक के रचयिता कौन आ जाएंगे? अपने आप निशान लग गया, वीर विनोद जी आ जाएंगे। ठीक है, और आगे है अपना कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है, परस्तुति कहलाते हैं। संस्कंद में उत्कीर्ण खालिस्तान का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक जारी जानकारी देता है। तो अभी पढ़ के हैं अपने, कौन सा अभिलेख था? अभी बताओ, फटाफट बताओ भाई, कौन सा आएगा इसमें, क्या उत्तर आएगा आप बताओ। देखते हैं कमेंट करके कौन सा बच्चा इसका उत्तर सही बताता है। ठीक है, बताओ क्या आएगा सर? चिरवा आएगा। क्या आएगा? चिरवा अभिलेख आएगा। चिरवा अभिलेख आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके सर। और उसमें ये आपका प्रस्तुति आ जाएगा ना, इसमें प्रस्तुति आ जाएगा। ओके, तो राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखने। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, ये आप बता दोगे। किसे कहते हैं भी? प्राचीन काल के वे अवशेष, यानी इसका उत्तर क्या आएगा? 3 दुर्ग तो तुमको ही बता दोगे। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना लेसन तीसरा, इतिहास जानने के स्रोत खत्म हो गया है। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और इसी प्रकार से मैं अगली जो क्लास है कक्षा
अध्याय नंबर 4 राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल लेकर आऊँगा। हर 9 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। सिर्फ आपको सुनना है और जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से उस पर ध्यान देना है, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।